नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का आज का बेड़ा स्पेशल मंडे ब्रॉडकास्ट। उद्धव गुट यानी उद्धव सेना के 6 बागी सांसद शिवसेना में शामिल हो गए हैं, यानी शिंदे जी की शिवसेना में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभी बागी 6 सांसदों के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि 2022 में हमने चौका लगाया था और अब की बार छक्का लगाया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने आज अपने विधायकों और दूसरे नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई, लेकिन खबर है कि मीटिंग से कुछ विधायक गायब रहे। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि अब उद्धव गुट में के कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में बात करेंगे, विपक्ष में बगावत का काल है, भागम भाग क्यों है विपक्ष में। टक्कर के मंडे एडिशन में आज पॉलिटिकल बात। उद्धव गुट को जोर का झटका लग चुका है और अब तो इसके खुली तस्दीक भी हो चुकी है। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो। जिस तरह के तीखे बयान उद्धव गुट की तरफ से दिए जा रहे थे, उससे भी ये पूरी तरह साफ हो गया था कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है। ऑपरेशन ना सक्सेस 6 गद्दार जन्माला आले। बॉडी सीज केनियामध्ये एका बाईला 5 झाले होते मुलं आणि आता इथे 6 गद्दार आता इथे नंदनवनला पाळणा हल्ला है। बताइए, सारी पार्टीज जो देश में जो आपने फोड़ी वो टाइम नहीं देते क्या? केजरीवाल जी टाइम नहीं देते क्या? ममता दीदी टाइम नहीं देते? ये सारी बकवास की बातें कर रहे हैं। इनको बेचना था खुद को, इसलिए बेच दिया। आदित्य ठाकरे बागियों को कोस रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी बगावत का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा बंगाल में था। बंगाल में अभिषेक बनर्जी को विलेन के तौर पर पेश किया गया था, तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे और संजय राउत। आदित्य ठाकरे तो हर जगह घूम रहे हैं, वो भी तो नेता है भाई। उद्धव ठाकरे जी के बाद तो वहां आदित्य ठाकरे तो है ही अब। नहीं, वो घूमते हैं, यूरोप में घूमते हैं, महाराष्ट्र में नहीं घूमते। पार्टी के सांसदों ने उद्धव जी के सामने कहा कि साहब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं निकलते, कम से कम छोटे ठाकरे को तो भेजिए। तो आदित्य ठाकरे जी दौरे तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के ठंडे ठंडे प्रदेशों में दौरे करते हैं। तो आज द ग्रेट महाराष्ट्र बगावत पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं विपक्ष में बिखराव की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण। विचारधारा से दूरी, उद्धव ठाकरे शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी छवि का त्याग कर चुके थे। फायर ब्रांड हिंदुत्व हमेशा से शिवसेना की पहचान रही है। अब ये घोर हिंदुत्व वाली छवि एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गई है और इसीलिए एकनाथ शिंदे को ओरिजिनल शिवसेना कहा जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बकायदा ये ऐलानिया हो गया कि शिवसेना उबाटा को, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको बकायदा मुसलमानों ने इसीलिए वोट दिया क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहते थे। परिवारवाद, बंगाल में अभिषेक बनर्जी, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे सियासी तौर पर विलेन बने, उन्हीं के नेताओं ने यह बोला। संदेश साफ था, बड़े नेता से बैर नहीं है, लेकिन भतीजे और बेटे की खैर नहीं है। हार पर हार, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हार पर हार के चलते विपक्षी नेताओं में भारी असंतोष था। बागियों को एनडीए के साथ अपना फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा था। उसके अलावा शिवसेना के मामले में तो संजय राउत को भी एक बड़ा दोषी माना जा रहा है। लेकिन गठबंधन में किस तरह की खींचतान है, देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से दिशाहीन दिख रहा है। अपने अपने सियासी स्वार्थ के चलते कोई तालमेल नहीं है। याद करिए, बंगाल में राहुल गांधी ने स्वयं बोला कि ममता जी वहां पर खराब गवर्नेंस कर रही है, इसलिए बीजेपी को एंट्री मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने बोला, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या बीजेपी एनडीए को कोसकर विपक्षी दल अपनी नाकामी छुपा रहे हैं
और दोष उन्हीं का है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। पहले मैं बड़ी खबर पे आ जाता हूं। इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी खबर है। एक और ऑपरेशन चल रहा है। उद्धव की बैठक में नहीं पहुंचे कई एमएलए। हमारे पास नाम आ गए हैं एमएलए के। उद्धव ठाकरे की बैठक में मुंबई में थी और कई एमएलए नहीं पहुंचे हैं। बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। यह पुख्ता खबर इस समय लेकर आ रही है। एक एमएलसी बैठक से गायब रहा है, 4 लोग गायब रहे हैं। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी सियासी खबर है। अब एमएलए भी गायब हो रहे हैं। उद्धव की बैठक में नहीं पहुंचे एमएलए। यह बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। आइए मैं रुक करता हूं मेरे साथ मेहमानों का। प्रदीप भंडारी, निशांत आनंद मेरे साथ हैं, कांग्रेस के निशांत आनंद हैं, प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से, सुनील यादव हैं, फॉर्मर एमएलसी, आनंद दुबे हैं हमारे साथ, त्रिपुंड लगाकर मौजूद हैं हमारे साथ। मेरे साथ आदिल खान हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ मनीषा कायंदे शिवसेना की हैं, उनका स्वागत है। उद्धव गुट के आनंद दुबे, ये क्या हुआ है आपके साथ? अब आपके 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं पहुंचा है, यानी पूरा खेल तो बिगड़ रहा है अब यहां से। अमीश भाई नमस्ते। देखिए आज उद्धव साहब ने जो बैठक बुलाई थी उसमें से 20 विधायक में से जो 3 नहीं आए, उन्होंने अपना अपना कारण बता दिया है, क्योंकि उनके गांव में, उनके विधानसभा में उनके पुराने समय के कार्यक्रम आज ही के दिन होते आए हैं। तो उस कार्यक्रम में वो लोग कोई भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं रहा कि का भी यही चक्कर था, उपस्थित रहे। इसके लिए उन्होंने बताया इन 6 की भी तो यही थी। पहले तो इनको भी काम ही था, पहले काम ही निकलता है और उसके बाद हाँ, गायब होते हैं। ये जो 6 गए, अरे सुनिए ना, ये जो 6 गए हैं, ये बेचारे दिल पर पत्थर रख के संघर्ष करने गए हैं। ये देश को बदलना चाहते हैं। ये बहुत मेहनती लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत मज़ा थी, मस्ती थी, वो ऊब चुके थे। उनको कुछ करना है जीवन में, हमारे यहाँ नहीं कर पा रहे थे। अब वहाँ गए हैं, आज़ाद हैं। अब वहाँ वो लोग अपने आप को खपा देंगे, बलिदान कर देंगे, क्या कर देंगे, ये सब आपको दिखेगा आने वाले समय में। तो हमारे यहाँ क्या था, हम लोग उनको रोज आप बड़े निराश, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं आनंद दुबे, आप खुद आज निराश दिख रहे हैं। वो निराश थे, आप निराश दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत हताश दिख रहे हैं बहुत। अमीश भाई हम निराश नहीं, अमीश भाई निराश और परेशान और हताश का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम 2022 में पार्टी टूट गई, हमारे 18 सांसद हुआ करते थे, सब टूट टाट गए। फिर 2024 में हम 9 जीते, नया नाम नया चिन्ह लेके, फिर सब टूट टाट गए। अब 29 में अगर हम 100 सांसद भी चुन के लाएंगे, उसमें से भी 90 भाग जाएंगे, तो इससे निराशा नहीं होती है। अब ये होता है कि यार ये शायद लगता है कि अपना काम नहीं है क्या, मतलब ये साम दाम दंड भेद स्किल कम है क्या? तो अगर कम है तो शांत हो जाना चाहिए कभी कभी। बहुत ज़्यादा बोलने से फिर लोग हंसते हैं, फिर लोग पत्थर मारेंगे, बोलेंगे पागल हो गए आनंद दुबे। इसके लिए आनंद दुबे बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है उसे होने दो। अच्छा, ये संजय राउत का कई लोग नाम ले रहे हैं। संजय राउत गाली तो दे रहे थे, आज वो कह रहे हैं, आज वो बयान दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे, उन्होंने 5-6 बच्चे पैदा करे हैं। क्या मतलब है ये? अब क्या कहें अमीश भाई, हर चीज पे बोलना क्या है? नहीं, इस पे तो बोलना पड़ेगा आपको भाई। दया दिखाओ मुझ पे दया दिखाओ अमीश भाई। मैं क्या बोलूं, कितना समेटूं, कितने रायतों को समेटूं और कहाँ रखूं समेट के। बस बख्श दो, हम लोगों को बख्श दो। हमारे 3 हैं, बस इस 3 के सहारे 29 तक हमारी नैया पार करा दो, इतना ही आशीर्वाद हमें दो। और हम लोग क्या कह सकते हैं, कुछ कहने लायक बचे नहीं हैं। जो है, जो अपना काम है ईमानदारी से करी किया। लेकिन देखिए एक शिवसेना, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा तो है समाजवादी पार्टी भी चुनाव हार रही है, लेकिन टूट नहीं रही है ना समाजवादी पार्टी। कहाँ टूटी समाजवादी पार्टी? आपने देखा कभी समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई? तो हाँ, परिवार का झगड़ा हुआ तब टूटी, जब शिवपाल जी और अखिलेश जी का हुआ तब हुआ। 2017 एक एग्जाम्पल कह देते हैं, लेकिन फिर वो परिवार था। अरे वो नहीं टूट रही है तो क्या करूं, मेरी क्या गलती है? आज नहीं टूट रही है, कल शायद टूट जाए। तो जो टूट जाए या न टूट जाए उसमें मैं क्या करूं अमीश भाई? मैं कुछ कहने लायक अब नहीं बचा हूं। मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, मैं सिर्फ जो देख रहा हूं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरी स्थिति तो वही उस महाभारत के संजय की तरह है कि देख के आपको सुना सकता हूँ, न युद्ध लड़ सकता हूँ, न मेरे हाथ में नेतृत्व है और न तो मेरी कोई सुनता है। तो मैं क्या करूँ बताओ, क्या? नहीं तो एक आपकी कोई सुनता नहीं है,
लेकिन अब आरोप आ रहा है, अब देखिए संजय निरुपम ने बोला कि हमारे इंटरव्यू में ही उन्होंने बोला कि आदित्य ठाकरे यूरोप चले जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत आ गई है कि कोई पार्टी के साथ ही नहीं खड़ा, कोई काम ही नहीं करना चाहता पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है क्षमता अमीश भाई, ऐसा नहीं है। ये जो 6 लोग आज टूटे हैं, ये लोग जो आज 6 टूटे हैं ना, ये आदित्य ठाकरे जी और उद्धव जी के दिए हुए बी फॉर्म से चुनाव लड़े हैं, उन्हीं के साधन संसाधन से लड़े हैं, उन्हीं की रैलियों और उन्हीं के चेहरे पे चुन के आए हैं। वक्त बदल गया, बदल गए। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो भी बेगाना। तब क्या सुनाऊं अपना अफसाना, कोई नहीं बचा है जीवन में तराना, सब तरफ चल रहा है बनमाना। तो उस मनमाने में मैं क्या कहूँ अमीश भाई, क्या कहूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल दुखता है कि दिल पे जख्म खाए हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है कि उनसे प्यार करते हैं। किन से प्यार करते हैं, किन से प्यार करते हैं, ये बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस का। एक सेकेंड, आप शांत बैठे रहिए। मैं रुख करता हूं कांग्रेस का निशांत आनंद का। निशांत आनंद जी, जो हाल हो रहा है उबाटा का, वो कह रहे हैं हम क्या बोले अपने हाल पर। अभी जी सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी, चंदा चोरी, सांसद चोरी, पेपर चोरी, युवाओं का भविष्य चोरी। अब बात करते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिलिमिनेशन लॉ संसद में अप्रैल में अमित शाह का नहीं माना गया, तो अब वो किस तरीके से पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। दूसरा सवाल यह है कि नेहरू जी का नाम लेते हैं जिन्होंने IIT, IIM, इसरो बनाया। मोदी जी ने मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र के सिवाय इस देश को क्या दिया है? आज देश देख रहा है कि कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ने का काम करती है। 2022 में चाहे शिवसेना हो महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना ने जो किया, फिर चाहे गोवा हो, जिस तरीके से ये पार्टियों को 2023 में एनसीपी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी काबिलियत से, अपना कोई काम से, देश की जनता ने जब उनको वोट नहीं दिया, आपको लग रहा है ये 3-3 बारी जो चुनाव जीत रहे हैं केंद्र में, ये हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर आसाम से लेकर बंगाल तक जो चुनाव जीत रहे हैं, कुछ नहीं करा बीजेपी ने और चुनाव जीत के आ रहे हैं। आपको मैं आज की खबर बता रहा हूं, आपको शायद नहीं पहुंची होगी, रॉयटर्स ने छापी है। आपको याद होगा, तो आप लोग बड़ा यकीन करते होंगे, इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई। ये बदला है इस भारत के अंदर। आपको लग रहा है, देखिए वही बात है ना, आप यकीन ही नहीं करना चाहते, आप यकीन ही नहीं कर रहे कि कुछ हुआ है या कुछ होगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, हरियाणा से लेकर बंगाल तक बीजेपी कैसे जीत रही है चुनाव? तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ गए। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से डुप्लीकेट वोट कराए गए, 27 लाख एपिक नंबर, वोटर नंबर के साथ, श्री राहुल गांधी जी ने पूरी डिटेल दी मीडिया में। 27 लाख एपिक नंबर दिए गए, जिस तरीके से वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनी। महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में लगभग 50 लाख। आनंद दुबे आनंद दुबे, बीजेपी सारे वोट चोरी करा रही है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस का ये बिलीव ठीक है क्या? ओके आनंद दुबे, लेट आनंद दुबे रिस्पॉन्ड टू इट। इसके लिए मोदी जी, देखिए, अरे खुद बोला राहुल जी ने बंगाल के अंदर की ममता दीदी खराब सरकार चला रही है, इसलिए बीजेपी आएगी। खुद बोला राहुल जी ने कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ने लुटिया डुबो दी दिल्ली की। ओके, लेट आनंद दुबे का ऑडियो साउंड, आनंद दुबे 40 सेकंड रिस्पॉन्ड। सैकड़ों डिबेट आपके साथ हम लोगों ने की कि हाँ, हमारी पार्टियों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, चोरियां की जाती हैं, डकैतियां की जाती हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ों को बोल के अर्थ क्या है? जो होना है वो तो हो गया। सांसद विधायक जा रहे हैं, पार्टी इधर उधर से टूट रही है। आम आदमी पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, टीएमसी पार्टी, हमारी शिवसेना पार्टी, सब तो टूट रहे हैं। तो अब कितना इस पर विलाप करें, कितना आत्मचिंतन करें? पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस कह रहा है ये मेरा काम नहीं है। कोर्ट कचहरी के पास जा रहे हो, कह रहा है मेरा काम नहीं है। चुनाव आयोग के पास जा रहे हो, कह रहा मेरा काम नहीं है। तो अंत में जनता के पास जाएंगे 2029 में, तो जनता के पास तो कहेंगे हमें चुनाव हरा दिया। मैं वही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन जनता के पास तो गए, चुनाव हार गया। अब वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरी की शिकायत कहां करें, तो किससे कहूं? ओके, भंडारी जी निराश नजर आ रहे हैं। वोट चोरी अगर हो रहा है तो किससे और क्या उदाहरण दूं, क्या सबूत पेश करूं, क्या करूं? तो यूपी में कब से वोट चोरी हो रहा है जो कांग्रेस नहीं आई है? बिहार में कब से वोट चोरी हो रहा है जो कांग्रेस नहीं आई है? 50 साल से बंगाल में नहीं आई है। कौन सा वोट चोरी हो रहा है निशांत बाबू? एक सेकेंड, निशांत आनंद, फिर मैं बीजेपी की बात आ रहा हूं। कौन सा वोट चोरी हो रहा है निशांत जी?
आप कब से तो नहीं आए हो, कितने सारे राज्यों में बता रहा हूं मैं। 50 साल से बंगाल में कौन सा वोट चोरी हो रहा था बताइए? मध्य प्रदेश में कब से नहीं आए हो आप लोग? गुजरात में 35 साल हो गए शायद नहीं आए हो आप लोग। कब से वोट चोरी हो रहा है? बताइए निशांत आनंद। अब आवाज नहीं जा रही आपको? आवाज आ रही है आपको? अमीश जी ऑडियो नहीं आ रही है। अब आ रहा है ऑडियो आपको? बहुत कम। ऑडियो को हम बूस्ट कराते हैं, सवाल मेरा सुनाई दे रहा है अब। निशांत भाई, यू आर गेटिंग माय ऑडियो? अमीश जी ऑडियो नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम ऑडियो को दुरुस्त कराते हैं। आप जवाब भी तैयार रखिएगा। ओके प्रदीप भंडारी 40 सेकेंड। ओके एक सेकंड। आनंद दुबे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आनंद दुबे क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना आप? अब ऑडियो चोरी हो गया है, यहाँ पर ऑडियो चोरी हो गया कि आपने ऑडियो चोरी कर लिया है। इसको मैं कहाँ जाके अब यही काम बचा है आनंद भाई। आनंद दुबे अब यही काम बचा है, मैं ऑडियो जबरदस्ती रोकूंगा। मतलब आप लोग भी जैसे वोट चोरी हो रही है वैसे ऑडियो चोरी हो रही है। आप अरे आप तो समझ, अमीश भाई आप तो बड़े भाई, आप तो समझ गए रहेंगे मेरा कटाक्ष है। कांग्रेस में कटाक्ष। अच्छा ये चल क्या रहा है? अच्छा अपनी भाषा में आप बताइए क्या चल क्या रहा है? ये भागम भाग, मुझे तो भागम भाग फिल्म याद आ रही है, गोविंदा और अक्षय कुमार वाली। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा हो गया है। देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग उतने सावधान नहीं है जितने हमें होना चाहिए। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। बीजेपी है सावधान तो मजा ले रही है, उनके नहीं टूट रहे हैं। कभी आपने सुना है कि ऐसी कोई खबर आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय जनता पार्टी के 50 सांसद संपर्क में हैं किसी और दल के? नहीं सुनने को मिलता। ये सौभाग्य हमारा नहीं है, क्या करूं अब। नहीं है वैसे चाणक्य हमारे पास, नहीं है वैसे खिलाड़ी हमारे पास। ओके तो निशांत आनंद आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गया हर जगह। आप 50 साल से बंगाल में नहीं आए हैं, 40 साल से यूपी में नहीं आए हैं, 35-40 साल से आप बिहार में नहीं आए हैं, 40 साल से गुजरात में 30-32 साल से आप लोग सत्ता में नहीं आए हैं, सब जगह वोट चोरी हो रहा है। तमिलनाडु में कब से सत्ता में नहीं आए हैं आप लोग, सब जगह वोट चोरी हो रहा है। बताइए। देखिए अमीश जी, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको कहा लोकसभा में 400 से 240 पे जिस तरीके से भाजपा आ गई, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है और सारे रिकॉर्ड दे जा रहे हैं। संजय राउत ने अभी 15 दिन पहले बोला कि एमपीज को 15 करोड़ से 50 करोड़ की डील पेश करी गई है। संजय राउत तो क्या क्या बोलते हैं उसकी बात पे यकीन करिएगा। संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे, उन्होंने 6 बच्चे पैदा करे हैं। एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? क्या इलॉजिकल बात करते हैं वो? मुद्दा ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर जगह वोट चोरी, चंदा चोरी, सांसद चोरी, जिस तरीके से राज्यसभा में एमपी की सीट को किस तरीके से खा जाते हैं, किस तरीके से कोई भी काम मोदी जी ने इस देश को करके नहीं दिया। ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से इस्तेमाल करती है, मोदी जी को आप क्रिटिसाइज करिए। निशांत जी आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करिए, आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करिए, दैट इज द पॉलिटिकल राइट एंड डेमोक्रेटिक राइट ऑल्सो, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, प्रॉक्सी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया था? बीजेपी और मोदी जी ने और अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने रोका था आपको, नितिन नवीन ने रोका था, किसने रोका था प्रॉक्सी कैंडिडेट देने के लिए? एक होता है ना प्रॉक्सी कैंडिडेट, छोटे चुनाव में भी दिया जाता है, राज्यसभा का तो बहुत बड़ा चुनाव होता है। व्हाई इट वाज नॉट गिवन? देखिए अमीश जी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, आरओ ने जिस तरीके से धांधलीबाजी करी, उस फॉर्म में वो सबने गड़बड़ करी। आपकी बात सही है। एक मिनट, वो कंप्लेंट लिखी जाती है, गड़बड़ करी आपकी पार्टी में किसने गड़बड़ करी जिसने प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं दिया? मैं पूछ रहा हूं कि आपका स्लीपर सेल कौन है? देखिए आपका हमजा अली मजारी कौन है? जनता पार्टी जिस तरीके कांग्रेस का हमजा अली मजारी चोरी कौन करने का काम कर रही है, हर तरीके से चोरी करने का काम कर रही है। रिटोरिक की बात करेंगे, आप यंग हो, आप यंग प्रवक्ता हो अपनी पार्टी के, मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्ट जवाब देंगे। निशांत आनंद, विद ऑल फेयरनेस निशांत जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, धुरंधर फिल्म आपने देखी होगी, नहीं तो चर्चा तो जरूर सुनी होगी, उसमें एक हमजा अली मजारी होता है। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस में हमजा अली मजारी कौन है जिसने प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं खड़ा करने दिया? ये तो किसी अमित शाह, किसी नरेंद्र मोदी, किसी नितिन नवीन, किसी जेपी नड्डा, किसी पीयूष गोयल ने नहीं रोका आप लोगों को। ये को प्लीज बता दीजिए ना। देखिए अमीश जी, धुरंधर मूवी में चाय वाले का नाम लिया गया है,
और उसमें कहा गया है कि चाय वाले ने जिस तरीके से अच्छी चाय बेची उस तरीके से आज देश की हर चीज बेचने का काम किया है। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूं कि आपने प्रॉक्सी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा हूं। और आज जिस तरीके से देखिए, आज सवाल यह है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चोरी कर रही है, चाहे वोट चोरी हो, चाहे सांसद चोरी हो, किस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एससीसी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम कर रही है। आज सुब्रमण्यम स्वामी का सुबह का बयान है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रिस्पॉन्सिबल है। अब में समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, सुब्रमण्यम स्वामी तो और बहुत कुछ बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, सब बातों पे यकीन करेगा तो फंस जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं ओके देखिए, चंदा चोरी का मामला बड़ा है, मैंने खुद उसको उठाया है। ओके प्रदीप भंडारी। अमीश जी, एक हमारे परिवारों में हमारी दादी हमारी नानी कहावत कहा करती थी कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। मैं आज आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। राहुल गांधी वापस विदेश में जा रहे हैं। राहुल गांधी 5 घंटे की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और 15 दिन की वेकेशन में विदेश में जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी पे। तो जो व्यक्ति गर्मियों की छुट्टी बनाए, जो लोग वेकेशन में जाए, उनको क्या जनता समर्थन करेगी? आप अपने सोर्सेज से चेक कर लीजिए। अभी इस वक्त राहुल गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं, निशान से पूछिए राहुल गांधी का नेक्स्ट 10 दिन का आइटिनरी बता दे। अगर मैं गलत हूं, G7 समिट में जाते हैं, वहां पर अपनी राहुल गांधी की आइटिनरी ये बता दे, इधर की बात मत करें। जो आदमी 247 बार, राहुल गांधी 247 बार विदेश जा चुके हैं और हर समर हॉलिडे में विदेश जाते हैं। अभी इनने कहा क्राइसिस हो रहा है, अभी इनने कहा कि पार्टियां टूट रही है। तो ऐसी स्थिति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहां होना चाहिए? देश में होना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, यूरोप की अपनी विदेश की छुट्टी में जा रहे हैं और समर वेकेशन करके आएंगे। एक दिखावटी जो है बाहर एक कॉन्फ्रेंस होगी 5 घंटे की, उसके बाद 15 दिन तक के बाहर है। इनसे पूछ लीजिए, एक सेमिनार अटेंड करेंगे 5-6 घंटे का और अटेंड होगा, उसके बाद वो विदेश की अपनी लंबी छुट्टियों में फिर आएंगे। पूछ लीजिए इनसे इनकी इटिनरी की, अगर मैं गलत हूं। ओके, निशांत आनंद, अब इन्होंने एक सनसनीखेज मामला लेके आ गए हैं कि राहुल गांधी विदेश ही जा रहे हैं। अब बताइए। देखिए, जब मोदी जी G7 में जाते हैं तो 3 नाविकों की जिनकी मौत हुई है, ट्रंप के सामने एक सवाल नहीं पूछाते। एक मिनट, जब वो इटली जाते हैं वो मेलेनी को मेलेडी देके वहां पर अपनी रील बनवाते हैं। अगर राहुल गांधी जी कहीं देश से बाहर जा रहे हैं तो पासपोर्ट है, भारत से जा रहे हैं, उनको वो बता के जा रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन मोदी जी 12 सालों में 140 यात्रा करके आए, कोई काम नहीं किया देश के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया कि आज प्रदीप जी विपक्ष का हाल ये क्यों है, क्योंकि भले वो आदित्य ठाकरे हो जिनको यूरोप की वेकेशन नहीं। देखिए, मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो देश के लिए क्या काम करते हैं? 3 नाविकों की मौत हो जाती है, ट्रंप के सामने एक वर्ड नहीं बोल पाते, हिज एक्सीलेंसी के सिवा कोई बात नहीं कर पाते, वहां पर जाके अपनी मेलेडी की बातें करते हैं। देखिए, बहुत शर्म की बात है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम शो पे लगे रहते हैं, फॉरेन पॉलिसी में नंबर 1 शो दिया, आप मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप 1-1, 2-2 महीने छुट्टियों पे चले जाएंगे तो क्या आपका शो नंबर 1 होगा क्या? ये आदमी राहुल गांधी जब इनकी पार्टी की हाल है, से लेकर हर तरीके से चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, तो कैसे जनता इन पे विश्वास करेगी? आज विदेश मोदी जी जाते हैं तो किस तरीके से अब शिवसेना को तोड़ लिया गया है, शिवसेना को तोड़ लिया गया है। मैं मनीषा कायंदे है, मनीषा कायंदे था शिवसेना का जब खत्म होना शुरू हुई थी, ये था जब सोनिया गांधी के साथ में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को बेच दिया था, तब हर जमीनी शिव सैनिक ने इसके खिलाफ विरोध किया, जो उनका लोकतांत्रिक। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अब ओरिजिनल एक ही शिवसेना है, एक ही शिवसेना है। कोर्ट ने भी बोला, जनता ने बोल दिया। चलिए सब कुछ छोड़िए, जनता के मैंडेट पे इसी मुद्दे पे गए थे ये। जनता ने क्या इनको मैंडेट दिया असेंबली इलेक्शन से? यही मैंडेट। और सुनिए, अगर हम पे विश्वास नहीं है, मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनाना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस का मैंने कुछ समय पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने क्या बोला था शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में, ये सुनना आज जरूरी है। लेट्स हियर दैट। ग्राउंड लेवल पे उनके कई नेता चाहते हैं कि वापस बीजेपी के साथ चले जाएं। अब नहीं, निश्चित रूप से चाहते होंगे, क्योंकि मूल डीएनए उनका हिंदुत्व का रहा है। अब उन्होंने उसके ऊपर एक हरी चादर ओढ़ ली है, लेकिन उस हरी चादर में उनके नेता कहीं ना कहीं सफोकेट तो होते हैं ना, हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उनका मूल डीएनए बीजेपी के साथ रहा है और अब उनके नेताओं ने हरी चादर ओढ़ ली है। यही कारण है जब अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप भटकते हैं, उसका पॉलिटिकल खामियाजा उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मेरे साथ मनीषा कायंदे हैं, मनीषा कायंदे, लेकिन संजय राउत ने जिस तरह के बयान दिए, गाली गलौच करी और बोला कि एकनाथ शिंदे
प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने 6 बच्चे पैदा करे हैं। क्या आपको लगता है कि अपनी मूल भावना से शिवसेना भटक गई इसलिए ये डाउनफॉल आया है, या फिर आप लोगों ने जान के आप तोड़ रहे हैं शिवसेना को? उद्धव गुट, देखिए, शिवसेना का जो उद्धव गुट का जो डाउनफॉल शुरू हो गया है वो ये अपने संजय राउत की वजह से सारी कसर उन्होंने पूरी कर दी है। एक तो पार्टी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उद्धव ठाकरे हो, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी की तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है, मगर आदित्य ठाकरे को क्या हुआ है? वो क्यों पार्टी नहीं, यहाँ कई ग्रामीण भागों में नहीं जाती है, कुछ काम नहीं है, और आप लोगों में जाना ही नहीं चाहते हो। आप सिर्फ अपने आइवरी टावर्स में बैठ के पार्टी चलाना चाहते हो। ऐसे पार्टी नहीं चलती। वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी को देखिए, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को देखिए, किस तरह रूरल एरिया में जाके, ग्रामीण भाग में जाके 24 घंटे ये लोग 24/7 दे आर ऑन देयर टोज। और ये क्या कर रहे हैं? किसी को छोड़ दिया गाली दो, किसको छोड़ दिया गाली दो। तो ये गालियाँ दे देकर लोगों को भगाने का काम कर रहा है। मुझे तो लगता है कि संजय राउत ने सुपारी ली है, और पता नहीं किससे लिए, कि ये उद्धव ठाकरे की सेना को पूरा खाली कर दे। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं वी आर रेडी टू टेक देम बैक। कौन आएगा तुम्हारे पास? और इस प्रकार अगर आपका कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया रहा तो निश्चित है ताला लगना ही है। और आनंद दुबे ये तो कह रहे हैं कि जिसको गृह मंत्री ने बोला कि अब एक ही शिवसेना है, वो शिंदे जी वाली सेना है, अब और कोई शिवसेना बची नहीं है। मनीषा कायंदे कह रही है कि ताला लगना है अब बस। ताला कौन मारेगा उधर? अमीश भाई देखिए, शिवसेना तो सचमुच एक ही है। 19 जून 1966 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया था, और जाते जाते उद्धव ठाकरे साहब को और आदित्य जी को वो नेतृत्व सौंपा था, और सबने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको नेता माना था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हम 14 जीते, 19 जीते, उसके बाद क्या हुआ आपके सामने सब है। तो ठीक है, अब समरथ के नहीं दोष गोसाई, जो शक्तिमान होता है उसके सारे अवगुण छुप जाते हैं। बड़े बड़े मतलब आप सारे अवगुण शक्तिशाली लोगों के छुप गए। आपने मतलब जिस स्पिरिचुअल साइड पर आप जा रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूं आपकी कई तस्वीरें आ रही हैं, सभी साधु संतों के पास भी जा रहे हैं। अमीश जी, कोई इंट्रोस्पेक्शन करेगा, आत्मपरीक्षण करेंगे कोई? क्या संजय राउत, आनंद दुबे, मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या संजय राउत जिम्मेदार है इस तरह के पॉलिटिकल डिबैकल के लिए जो ताला लग रहा है शिवसेना उबाटा पर? क्या संजय राउत जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि उनका नाम बार बार आ रहा है। अब देखिए, जैसे एक समय पर अमर सिंह का नाम आता था समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि अमर सिंह को मैंने बहुत क्लोजली देखा, उनके साथ बहुत मैंने इंटरव्यूज करे, लेकिन आज संजय राउत को उससे भी खराब कैटेगरी में। अगर संजय राउत के बारे में उन्हें कह दिया, कल को उनको गाली मिलेगी। अरे आनंद दुबे जी को गाली मिलेगी, संजय राउत के बारे में बोलेंगे तो कल उनके नाम से गाली निकलेगी। बेचारे क्या कहेंगे शो पर? मैडम पार्टी तो इनकी समाप्ति लगभग हो गई है। अब आनंद दुबे तो वैसे बेचारे मायूस बैठे हैं, मतलब वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे आज। बोलिए आनंद जी। हमीश भाई देखिए, ऐसा है कि जब घायल हो चुका हूं तो क्या चाहते हो? मार डालना चाहते हो? थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा टाइम दो। नहीं, हम क्यों मारना चाहेंगे? तैयार हो फिर से। थोड़े जख्म, वही ना, जख्म थोड़े हमारे अभी हरे हैं, थोड़ा हमें समय दो, हम मलहम पट्टी करके फिर आएंगे। मैं तो सिर्फ संजय राउत के बारे में पूछ रहा हूं। लायक नहीं बचे हैं हमीश भाई। ओके, क्या ये जो पूरी हवा है, ये बंगाल की जो हवा है, ये जो बंगाल की हवा है, ये यूपी भी आ रही है। सुनील यादव, क्योंकि एसपी अपना क्लेम कर रही है कि राजभर की पार्टी को हम शामिल करा लेंगे, बीजेपी अपना क्लेम कर रही है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? सुनील यादव, फॉर्मर एमएलसी। देखिए अमीश भाई, हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में और अपनी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं। 24 का परिणाम देख लीजिए। जिनको आप बीजेपी का सबसे ताकतवर मानते हैं, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचे हैं, और दूसरे नंबर के ताकतवर योगी जी हैं, नहीं बचा पाए। उसके बाद सरयू में पानी बहुत बह गया ना, उसके बाद गंगा जमुना में पानी बहुत बह गया ना। नहीं, उसके बाद चुनाव उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद चंदा चोरी हुई है भगवान राम के दरबार में।
उसके बाद पहले वो बोले, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना गया है, उसके बाद हो क्या रहा है? फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो टंकियां पानी की बन रही, पानी भरते ही गिरता जा रहा है। यही बीजेपी का तो चरित्र है, एक पानी भरो और टंकी गिर गई। ये भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग। देखिए अमीश भाई, और सुनिए, सुन लीजिए, कहना चाह रहा हूँ, ये टोटी चोर है, उधर की बात मत करिए, टोटी चोर यहाँ पे बात ना करे, ये मेरा निवेदन है। अच्छा बीबी छोड़ बात कर सकते हैं, जिसने भी अच्छा बीबी छोड़ने वाले लोग अपने को महिला के पक्ष में बता सकते हैं। और ये तो अच्छा बताओ, आपके नेता ने बीबी क्यों छोड़ी? मैं नहीं कह रहा, आपके नेता ने बीबी क्यों छोड़ी? आदित्य ठाकरे आप बताओ ना, टीम बुलाया भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, तो पहले अब ये तय कर ले इन आपस में कि ये बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, क्योंकि हर आपके पैनल पे एक दूसरे को बी डी ए डी सी डी टीम बोलते रहते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। और अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमको हराएंगे, तो अमित जी क्या आप इनसे गारंटी ले सकते हैं कि कल को अगर उत्तर प्रदेश में हारे तो फिर ये वोट चोरी का रोना नहीं गाएंगे? टोटी चोर बोलना बंद करिए आप भी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुनील यादव, देखिए होता है क्या, भारतीय जनता पार्टी का जब सच आता है तो ये बेचारे इधर उधर भागते हैं। हम तो कह रहे चंदा चोरी के प्रमाण हैं, आपके आरक्षण चोरी के प्रमाण हैं, आपके नमामि गंगे में आपने भ्रष्टाचार कर लिया, किसानों पर आपने गोली चला दी, नौजवानों का भविष्य खा गए। आप मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, आप आइए ना। और मैं फिर कह रहा हूं 24 में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में, एक सेकंड देखिए सुनील यादव, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है इसको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। भाजपा को हाफ किया है, भाजपा को साफ करेंगे, यहीं से उदय हुआ था भाजपा का, यहीं अस्त करेंगे। चंदा चोरी एक एम्बैरेसमेंट है, उसमें नए खुलासे बार बार पताल से भी उसको ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन हुआ क्यों? पताल से ढूंढेंगे बाद में हुआ क्यों? छोड़ेंगे नहीं। इनके जैसे नहीं है जो कब्रिस्तान बनाने में व्यस्त है, और अभी तक जिन्होंने प्रभु श्री राम को अपने पूरे जीवन में, इनके जीवन काल में जब सत्ता में थे तो सिर्फ खुद इन्हीं के लोगों ने चोरी और डाका डाला है। अमीश भाई में बैठा करते थे ये, इनका हम अच्छा इलाज करेंगे। पर मैं टोटी चोरों से ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टियों से भी कहना चाहता हूं, आज ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमको हराएंगे, क्या आपके शो पे गारंटी ले सकते हैं अमीश जी कि अगर कल उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको हराया, इनके तुष्टीकरण को हराया, तो फिर ये रोएंगे नहीं कि वोट चोरी हो गई, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया? समाजवादी पार्टी ने हमेशा कभी वोट चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। वो चुनाव जीते तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, हारे तो एक्सेप्ट किया। 24 के बाद में राहुल गांधी का साथ दिया था। नहीं, अखिलेश जी की ये उनकी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी रही है। ओके, सुनील यादव, देखिए अमीश भाई, हम लोग हकीकत से कभी भागते नहीं हैं। और इनसे पूछो कि आप जांच की बात कर रहे हो चंदा चोरी में, कोई बाहरी नहीं है जो अपने को राम भक्त कह करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने लूटा है सोना चांदी हीरा जवाहरात नोटे। जी एक बड़ी खबर आ रही है, हम तो अभिषेक बैनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से, ये बड़ी है। और एक रेजोल्यूशन बनाया गया है, और अभिषेक असंतुष्ट गुट जो टीएमसी का है, जो ओरिजिनल टीएमसी अब कही जा रही है, उसने अभिषेक बैनर्जी को बकायदा सस्पेंड कर दिया पार्टी से। अरूप रॉय पार्टी के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये बड़ा अपडेट है। अभिषेक बैनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋतव्रत बैनर्जी ने अरूप रॉय को सुना है। बंगाल की सियासत में भी बड़ा एक्शन हो रहा है। एक तरफ हम महाराष्ट्र देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम बंगाल में देख रहे हैं। जो अलग गुट बना है उसने अभिषेक बैनर्जी को पार्टी से हटा दिया है। अभिषेक बैनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे। और बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना में भी इसी तरह का घटनाक्रम हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा होगा। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आदिल खान है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आदिल खान, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बोला ममता बनर्जी एक कम्युनल सरकार वहां चला रही है जो बीजेपी को रास्ता दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं और इसीलिए बीजेपी आ रही है। आपको लगता है कि अब कोई कहेगा कि बीजेपी फलाने तरीके से जीती, धमकाने तरीके से जीती, तो कोई मान लेगा? देखिए अमीश भाई, एक बात मैं साफ कह दूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से ही जीती है, और इसके हमारे पास प्रमाण हैं। हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको नई दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं। पर राहुल गांधी तो कह रहे थे केजरीवाल भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। वोट दो। एक मिनट
राहुल गांधी की कोई कितनी सुनता है वो हम सबको पता है। 1,46,000 वोट दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी की सुनते हैं, आप तो अलायंस में थे राहुल गांधी के साथ 2020 में थे। आदिल भाई आप 37,000 वोट काट दिया अमीश भाई, 37,000 वोट काट दिया। वोट चोरी कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। पेपर लीक के लाखों करोड़ों रुपए और ईडी के साथ मिलकर किस तरीके से इस देश के संसद चोरी कर रही है सबको पता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ईडी की गुंडागर्दी का। हमारे पंजाब के अंदर ईडी की गुंडागर्दी, एक सेकंड, मेरा प्रश्न, एक मिनट, पंजाब में तो कांग्रेस भी आप पे आरोप लगा रही है। एक मिनट, पंजाब में तो आपके मुख्यमंत्री पे इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है। पंजाब की आप बात करें, पंजाब में आपके मुख्यमंत्री पे इतना गंभीर आरोप है। मैं कह रहा हूं पहले ईडी पार्टी को सुन लीजिए। दोनों के घर ईडी भेजी गई, छापे पड़े। एक ने 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आज कोई पूछने वाला नहीं कहां है वो। दूसरे ने कहा हम ईडी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, कितने भी ईडी के छापे मार लो, वो जेल में है। तो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस देश के अंदर कर रही है आप सबको पता है, और पूरा देश देख रहा है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके सब परेशान है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को ये पता है ईडी पार्टी जाने वाली है, इनकी सत्ता जाने वाली है। इस वजह से आज ये पूरे देश के सांसदों की चोरी कर रहे हैं। नशेड़ी गंजेरी चरसियों की पार्टी जिसका मुख्यमंत्री पंजाब में अभी तक डोप टेस्ट नहीं करा सकता, वो ये ना बात करे चिट्टे वाले लोग। इन्होंने बात करी बीच में, मैंने नहीं बोला आदिल जी आपके, मैंने आपको सुना और आदिल खान आपको सुना उन्होंने। पहली बात तो ये नशेड़ी गंजेड़ी चरसी यहाँ बात ना करे जो पंजाब में युवाओं पे लाठी चलाते हैं। चलिए ये देखिए 2015 में केजरीवाल खुद गए थे इलेक्शन कमीशन को, सुनील भाई से पूछो बताएंगे आपको। ये कांग्रेस को सुनील भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। और हमको तो इन्होंने कांग्रेस से अलायंस करा, जिसके खिलाफ लड़े थे उसके साथ जाके अलायंस किया, क्या नतीजा निकला? पूरे के पूरे लोकसभा में 0 सीट जीते। फिर गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़े। अरविंद केजरीवाल है, कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। जनता ने कह दिया भाई कट्टर दारूबाज लोग हैं, जिस तरीके से बाजू में दारू के ठेके खोल दिए, टेट्रा पैक के अंदर दारू बेचने का काम दिल्ली के अंदर किया, तभी जाके ऑडियोज डाउन प्लीज। आदिल खान इतना जोशो खरोश में आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, शांति रखिए। एक मेरा निवेदन मानिए। आदिल खान आप कह रहे हैं देखिए शीश महल का एक आरोप लगा, उसकी वजह से आपको पॉलिटिकल फेस बहुत आपका नुकसान हुआ। अब पंजाब में भी वही कुछ हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भी आप इसी तरह का शासन कर रहे हैं, आरोप है वहां पे भी एक शीश महल बना हुआ है और मुख्यमंत्री पर बहुत बड़े आरोप है और वो बहुत हल्के आरोप नहीं है। हम उसको कितना भी ब्रश अंडर द कारपेट करें, अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको छुपाने ढकने की कोशिश करेंगे लेकिन ढक नहीं रहे हैं। वो कांग्रेस कह रही है कि इस बार ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कह रही हैं। योर टेक। 40 सेकेंड आदिल, देन निशांत आनंद। दोनों मिलकर लड़ रहे हैं ना पंजाब के अंदर, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं पंजाब के अंदर, आप ये कह रहे हो? नहीं मैं तो नहीं ऐसा कह रहा, मुझे पता है ऐसा। पंजाब के अंदर कांग्रेस आपके साथ कांग्रेस का जरूर अलायंस है, पंजाब में भी हो सकता है क्या? ईडी पार्टी, चिट्टा पार्टी, पंजाब के अंदर झगड़ा पार्टी, ईडी पार्टी, चिट्टा पार्टी मिलकर लड़ रही है, आप ये कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को अमीश भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पंजाब के अंदर ईडी पार्टी, झगड़ा पार्टी, चिट्टा पार्टी मिलकर लड़ रही है चुनाव, आप ये कह रहे हैं? निशांत आनंद जवाब दे दीजिए। निशांत आनंद बताएंगे। निशांत आनंद नहीं आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए पंजाब की जनता को पता है कि एक पार्टी है जो सिर्फ झगड़ा करती है, दूसरी पार्टी चिट्टा बेचती है और तीसरी पार्टी पंजाब के पंजाबी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड निशांत आनंद आएंगे। ओके आदिल खान होल्ड ऑन, लेट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। ओके निशांत आनंद के नेताओं के देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से स्वराज से शुरू होकर शीश महल तक पहुंची, आम आदमी पार्टी देखिए आदिल खान अपने टर्न पे बोलिए, ऑडियो डाउन कराऊं मैं निशांत जी। पहुंची अब देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से स्वराज बोल के शीश महल तक पहुंची, मारुति से लैंड क्रूजर तक पहुंची, एक ने शराब की बोतल पी बेची, एक शराब के नशे में धुत रहता है। जिस तरीके से डोप का बोला जा रहा है कि इसको चेक करना चाहिए, भगवंत मान उसके लिए राजी नहीं हो रहे। आज भाजपा की सरकार, अभी इन्होंने चिट्टे का नाम लिया, नशे का नाम लिया, आज आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर 70% बच्चे चिट्टे और नशे में है। और देखिए
पंजाब का सीएम कितनी बार नशे में पकड़ा जा चुका है, लेकिन आम आदमी नशा दिया पार्टी किसने ने था? दिल्ली में कांग्रेस जो वादे पार्टी करे और थे, अकाली ने पूरे दिया। नहीं किए गए, झगड़ा पूरे पार्टी नहीं और किए कितना गए। जिस पार्टी ने तरीके नशा से दिया पंजाब अरविंद को? केजरीवाल खंबे में पूरे चढ़े थे, पंजाब उनको को दिल्ली के नशे लोगों में ने डुबोने सुधारने वाली का काम किया। झगड़ा पार्टी देखिए, और दूसरी चिट्टा बात है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरे पंजाब को नशे में डुबोने वाली आम आदमी पार्टी पे चिट्टा समय खराब पार्टी और करना झगड़ा बिल्कुल पार्टी। बेकार है। जिस अकाली तरीके से उनको कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी, जवाब मिला है, पंजाब में तीनों ने जवाब मिलकर मिलेगा। पंजाब को देश बर्बाद की किया जनता है। मूर्ख नहीं है। इन्होंने महिलाओं को बिल्कुल वादा मिलेगा किया था जवाब। कि हर दिल्ली महीने में आप उनके जीरो खाते थे, में पैसे आएंगे। दिल्ली में भी 4 आप साल जीरो थे, तक 1 पंजाब रुपया में भी महिलाओं जीरो को नहीं दिया। रहेंगे। इन्होंने आप कहा था दिल्ली में नशे से जीरो मुक्त थे, होकर नशे से पंजाब मुक्त में भी करेंगे जीरो पंजाब को। रहोगे। 70% आदिल खान नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते ना। आदिल खान एक एक करके बोलिए ना। आदिल खान एक एक करके बोलिए ना। ओके 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 एक ये कह रहे हैं ना, इनको पता है दिल्ली में जीरो थे और पंजाब में भी जीरो रहेंगे। आपको जवाब जरूर देगी पंजाब की जनता। देखिए, दिल्ली जो आप में लोगों ने ओके ऑडियो साउंड अब निशांत आनंद बोलेंगे। जो वादे करे प्रदीप, मैं थे, आपके पास आ रहा हूं। ओके निशांत, देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2 वादे करे, मैंने जैसे कि कहा स्वराज से लेकर शीश महल तक, शराब बेचने से लेकर शराब के नशे में धुत रहने तक, भगवंत मान से लेकर, इन्होंने लेकिन ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? आम आदमी पार्टी ने बोला राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? देखिए, आज देश का प्रधानमंत्री मोदी को कोई सीरियसली नहीं लेता। जिस तरीके से देश की इन्होंने आज जिस तरीके से देश चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राहुल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, आम आदमी पार्टी पे समय खराब करना बेकार है। जिस तरीके से दिल्ली में उनको रिजल्ट मिला है, पंजाब में भी चुनाव का इंतजार हो रहा है। आनंद दुबे, इंडिया अलायंस का हाल देख लीजिए, टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक। अब राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ये आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है। बीजेपी तो कहती है ये बात, एनडीए तो कहता है, शिवसेना तो बोलेगी ये बात, शिंदे जी की सेना, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी ये बात कहती है। देखिए 20 सेकंड। देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। डीएमके तो वो तो कहेंगे ना डीएमके भाई, उनके एक डीएमके ने भी दूरी बना ली है, वो भी अलग से बैठेंगे अपने सदन में। तो देखिए, एक मयान में 2 तलवार नहीं रहते, एक मयान है, अब एक ही गठबंधन है। ओके, क्या मनीषा क्या अभी क्या शिवसेना क्या? ओके 10 सेकंड। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, सपा ने कहा, और ये आपस में लड़ रहे थे, इन्होंने अलायंस किया था कि नहीं किया था? इसीलिए जनता इनका समर्थन नहीं करती। केजरीवाल हो या आम आदमी या कांग्रेस हो, दोनों साथ में अलायंस करेंगे पंजाब। ओके, आप कह रहे पंजाब में दोनों का साथ में अलायंस होगा। ओके सर, दिस इज बिग वन। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में अलायंस होने जा रहा है? क्या अंदर खाते कोई डील हो रही है? ये बड़ा सवाल लगातार पंजाब की जनता के मन में घूम रहा है। क्या चुनाव के बाद अलायंस हो जाएगा? ये एक बड़ा स्पेकुलेशन घूम रहा है। टक्कर के मंडे एडिशन में एक ब्रेक के उस पार बड़ी खबर। दिन रविवार 21 जून का था। दोपहर 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री 2 बजे तक वहीं एयरपोर्ट पर रुके रहे। बाहर निकलने की बजाय उन्होंने एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना ठीक समझा। लेकिन ऐसा क्यों किया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री किसकी इंतजार कर रहे थे? पीएम के एक दिन का 1 मिनट प्री शेड्यूल होता है। बेहद जरूरी कामकाज और मीटिंग्स लाइनअप होती हैं, तो फिर वो कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर अनशेड्यूल्ड 45 मिनट बिता दिए? 21 जून को विश्व योगा दिवस था और प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली लौट रहे थे। दिन के 1:15 उनकी जहाज लैंड हुई। इत्तेफाक ये था कि रविवार को ही नीट का री एग्जाम होने वाला था। परीक्षा का वक्त दोपहर 2 बजे का था, यानी ये निश्चित था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 1:15 पर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, स्टूडेंट्स को खास तौर पर, क्योंकि पीएम जिस रास्ते से गुजरते वहां काफी पहले से सुरक्षा रूट लगा दिया जाता है, यानी उस रास्ते को कुछ देर पहले सैनिटाइज कर दिया जाता है। इससे क्या होता? इससे यह होता कि नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स की तरफ जा रहे थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता। रास्ते बंद होते या हेवी ट्रैफिक होता। स्टूडेंट्स को इस परेशानी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पर ही बिताए, ताकि 2 बजे एग्जाम के लिए सभी सही वक्त पर अपने सेंटर्स पर पहुंच जाए। ये वो पब्लिक कनेक्ट है
जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के पास नहीं है। लोगों के साथ जुड़ने की इसी कला ने मोदी को सियासत के अजय राजनेता यानी अनडिफीटेड स्टेट्समैन बना दिया है। इस पब्लिक कनेक्ट का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, ना ही इसे विरासत में हासिल किया जा सकता है। ये कनेक्ट भारत को जानने और भारतीयों को समझने से आता है। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, कोलकाता के जिस योग दिवस के कार्यक्रम में वो मौजूद थे, वहां वो खुद लोगों के पोस्चर ठीक करते हुए दिख रहे हैं। यानी वो एक टीचर की तरह, एक अभिभावक की तरह अपने हाथों से लोगों के योग पोस्चर्स में सुधार करते रहे। एक व्यक्ति जो 25 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ऐसे ऐसे राज्य जीते हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। वो इतनी सहजता के साथ लोगों को सही तरह योग करना सीखने में मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे जेस्चर्स लोगों के मन में मोदी के प्रति भरोसा घटने से की बजाय बढ़ेगा। याद कीजिए, 14 दिसंबर 2021 को सुबह 12:30 बजे का वक्त था। काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही रुके थे। सुबह सुबह वो शहर के मुआयने पे निकल गए, गदौलिया दशमेध मार्ग पर पैदल निरीक्षण किया, फिर काशी विश्वनाथ धाम भी गए। इसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन का विकास कार्य देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिन के वक्त वो निकलते तो पूरा शहर जाम हो जाता। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पहुंचे थे। वहां उन्हें पता चला कि उनके कार्यक्रम के चलते कई स्कूलों में छुट्टी करा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी से इस पूरे मुद्दे पर बात की, नाखुशी जताई और क्लियर कट मैसेज दिया कि उनकी वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं 2015 की बात कर रहा हूं और आज 2026 है, यानी जो 2015 के सन में सोच थी वही 2026 में नरेंद्र मोदी की सोच है। ये वही कनेक्शन है जो नरेंद्र मोदी को लोगों के साथ ऐसे जोड़ कर रखता है जैसे कोई अपना हो, जैसे कोई घर का सदस्य हो, जैसे कोई अभिभावक हो, और बदले में पब्लिक का प्रधानमंत्री मोदी को अनंत स्नेह, अनंत समर्थन मिलता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की और देश में मेलोडी की कई जगह शॉर्टेज हो गई और मेलोडी बनाने वाली कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंच गए। ये सत्य और तथ्य है। दूसरी तरफ भारत को बद्दुआएं देने वाली एक लॉबी है, जिन्हें शायद भारत को शराब देने वाली भाषा बेहद अच्छी लगती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का ही उदाहरण ले लीजिए, राहुल गांधी जी का। उन्हें भारत की इकोनॉमी डेड नजर आती है, उन्हें भारत में अर्थव्यवस्था तबाह होती हुई दिखती है, उन्हें हर वो बात फैसिनेट करती है जिसमें भारत का अमंगल हो। एक तरफ पिछली कमियों से सीखकर एनटीए नीट एग्जाम परफेक्ट तरीके से कराने की कोशिश में था, तो राहुल गांधी एक स्टूडेंट के नाम पर फिर सियासत तलाश से दिखे। इस स्टूडेंट ने यूएई में एग्जाम सेंटर भरा था, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से एनटीए से उन्हें 19 जून को प्रार्थना की कि सेंटर नागपुर में दे दिया जाए। एनटीए ने रिकॉर्ड वक्त में सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें केवल अपने फायदे की खबर को तलाशा। कोई हर्ज नहीं है अपना फायदा तलाशने में, लेकिन किस कॉस्ट पे हम अपना फायदा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, नागपुर के बच्चे को अबुधाबी में सेंटर दे दिया। वो रात भर रोता रहा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। उन्होंने जानबूझकर या फिर अनजाने में ये सच छिपाया, ये तो राहुल गांधी जी को ही पता होगा, लेकिन देर सवेर सच और सच्चाई का फर्क साफ पता लगता है और इसी फर्क से तय होता है कि भविष्य में लोग आप पर कितना भरोसा करेंगे। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने इस मामले में कई नेता, सभी नेता कोसों दूर है। आज के दौर में ऐसी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखना किसी साधारण राजनेता के बस की बात है ही नहीं। नेता क्यों, आजकल किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड से बनती है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता जनार्दन देखती है। और सिर्फ नेता का नहीं, पत्रकारों का भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर कट होता है। आपने पीछे क्या किया है, आपने कितनी फर्जी खबरें चलाई हैं, ये सब पब्लिक याद रखती है। इसीलिए मेरा कहना है कि पत्रकार को पत्रकार रहना चाहिए, नेता को नेता रहना चाहिए और सत्य और तथ्य की कसौटी पे खड़े रहना चाहिए।